देखें, कल हमने एसी थ्रू इंडक्टर हमने थ्योरेटिकली ये प्रूव किया था कि इसमें जो होता है वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। आज हम इसी चीज को मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर की जो ईएमएफ की इंडक्टर की ईएमएफ की जो बेसिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 में हम देख चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है किसी भी इंडक्टर में, वो क्या होती है, वो होती है एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी इंडक्टर की, याद है ना? सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो हमने टॉपिक किया था उसमें ये इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है किसी भी इंडक्टर के लिए। अब ईएमएफ कहें या वोल्टेज कहें, बात तो एक ही है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे ई की जगह वी लिख देता हूँ। असल में हमने रिलेट किस किस को करना है, हमने फेस डिफरेंस किस किस के दरमियान कैलकुलेट करना है, वोल्टेज और करंट के दरमियान। दैट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वोल्टेज जो होगी इंडक्टर के अक्रॉस दैट विल बी एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, ये इक्वेशन हमें बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि हमें बेसिकली स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, स्टार्ट हमने करंट से करना है। जब करंट की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, उस करंट की इक्वेशन का लेंगे डेरिवेटिव, डेल्टा बाय डेल्टा टी इज डेरिवेटिव, कई दफा बता चुका हूं। तो उस करंट की इक्वेशन का हम लेंगे डेरिवेटिव, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल जाएगी। आई समझ बात की? तो पहले हम करंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखें, इंडक्टर के अक्रॉस एसी करंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पता है हमें, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक हो गया? ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा V इज इक्वल टू L डेल्टा बाय डेल्टा टी, और I की जगह ये सारे का सारा लिख दिया, क्या लिखा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिख दिया। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखिएगा, डेल्टा चेंज, जबकि आई एम कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट में किसी किस्म की चेंज प्रोड्यूस नहीं होती, लिहाजा आई एम को उठा के बाहर शिफ्ट कर दें। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल आई एम, और ये आ जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या चीज है ये है साइन का डेरिवेटिव। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कई दफा हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो ये बनेगा एल आई एम, और ये साइन का डेरिवेटिव बन गया कॉज और एंगल सेम। कॉज, साइन का डेरिवेटिव कॉज, एंगल सर सेम। एक बार रिपीट कर दे पहले से। जो इसका डेरिवेटिव लिखे है, डेल्टा बाय डेल्टा टी का मतलब होता है डेरिवेटिव। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये आप लोगों को मैं डिटेल से नहीं समझा सकता, एक लेक्चर में मैंने समझाया था, ये चैप्टर नंबर 4 में ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो वहां पे ये बात मैंने समझाई थी कि ये सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, पूरे का पूरा डेरिवेटिव्स। उसकी टोटल 10 एक्सरसाइजेज हैं, और उसमें थ्रू आउट ये डेरिवेटिव्स को 10 भी नहीं 11 एक्सरसाइजेज हैं, तो थ्रू आउट इसी को लेके चला जाता है। डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम फाइंड करते हैं, फिर उनके जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब कुछ उस चैप्टर में है। तो वहां पे जस्ट आपको मैंने एक लेक्चर में बस थोड़ा सा बताया था कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनता है। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, और साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव, ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव वो होता है ओमेगा। यानी ये पूरे का पूरा, ये पूरी की पूरी जो चीज है ना, डेल्टा बाय डेल्टा टी साइन ओमेगा टी, इसका आंसर ये होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये बस रटा लगा लें आप लोग। ये स्क्रीन फिर ये मुझे बता दिया करें ना जब इस तरह का इशू होता है, तो ठीक होगी ये। देखें जरा, अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है एल आई एम ओमेगा, यानी ये ओमेगा उधर स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया, और बाकी बचा कॉस ओमेगा टी। आगे समझ बात की? यहाँ पे क्या चल रही है, वोल्टेज। तो अब अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू, अब ये जो पूरी की पूरी एल आई एम ओमेगा, इसको हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे, ये सारे का सारा जो है दैट विल बी वी एम, क्योंकि हमें इक्वेशन वोल्टेज की बनानी है। करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज की क्या होगी, वो होगी V इक्वल टू वी एम साइन, और आगे जो भी एंगल बनेगा। ठीक हो गया? तो इसलिए ये सारे का सारा जो है वी एम है, दिस इज वी एम, दिस इज वी एम मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है? तो अब यहां से इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहां पे सेंस करके लिख दिया, सेंस एल आई एम
ओमेगा इज टेकन एज Vm। ठीक हो गया। अच्छा फर्दर देखें, हमने कंपेयर करना है वोल्टेज की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, लेकिन मसला क्या है, मसला फिर वही है कि करंट की जो इक्वेशन है उसमें साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस। बताया भी था आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में, सॉरी कैपेसिटर वाले टॉपिक में, कैपेसिटर वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, जब कैपेसिटर थ्रू एसी थ्रू कैपेसिटर हमने किया था तो वहां पे ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कॉस ओमेगा टी जो है इसको लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और कैसे लिखा जा सकता है, वीडियो मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी, अब अगर आप लोगों ने देखी है तो फिर आप लोगों को समझ आ चुका है, नहीं देखी तो फिर डेफिनेटली फिर रटाई है, तो उस वीडियो को देख लें, उसमें काफ़ी इसके अलावा भी काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था मैंने, उसको देख लें, वो आपको एंट्री टेस्ट में भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर सीख लेंगे अपना फ़ायदा है, नहीं सीखेंगे तो फिर एंट्री टेस्ट में भी रट्टे लगाने पड़ेंगे। और तकरीबन 17 मिनट्स की वीडियो है, उसको डबल स्पीड से देख लें तो 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल ये देख लें, ये इक्वेशन 1 है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। अब इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करें तो बिल्कुल क्लियर है कि ये है हमारे पास फेज किसका, करंट, करंट का, दिस इज फेज ऑफ करंट, दिस इज फेज ऑफ करंट। जबकि ये सारे का सारा जो है ये पूरा ओमेगा टी प्लस 90, दिस इज फेज ऑफ वोल्टेज, फेज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज जो है वो करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है। तो बाय 1 एंड 2, सॉरी 2 तो नहीं कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, बाय 1 एंड 3 it is clear, it is clear that what, that voltage leads current how much, by 90 डिग्री, वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, अच्छा वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है, कर गई लीड, अब क्या करेंगे, अब हम इसकी फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या हो गया, अब हम इसकी फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले हमें इसकी ग्राफिकल इसको, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखिएगा जरा, ये तो ये देखें जी, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, तो जब वोल्टेज करंट को लीड कर रही है तो ये देखें जरा, पहले मैं वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया वोल्टेज का ग्राफ, ऐसे चलता चला जा रहा है आगे। अब अगर मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो डेफिनेटली करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, तो ये देखें जी, ये करंट आ गया वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना इसको, क्योंकि करंट स्केल के मुताबिक करंट जो है वो वोल्टेज से कम होता है, लिहाजा पीक करंट की जो है वो कम होनी चाहिए। लाइक ऐसे होगा ये, यूं यूं फिर यूं, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये डिफरेंट पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला T/4, तो T/4 टाइम पे देख लें ये वोल्टेज है और ये रेड वाला करंट है, तो T/4 टाइम पे वोल्टेज का फेज 90 डिग्री बन रहा है, करंट का फेज 0 बन रहा है। यही तो हमें पता चल रहा है यहाँ से भी कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है। इसी तरह ये वाला नेक्स्ट पॉइंट देख लें, ये वाला T/2, तो इस T/2 टाइम पे देखें, T/2 टाइम पे करंट कितना है, करंट का फेज कितना हो चुका है 90 डिग्री, जबकि वोल्टेज का फेज 180 डिग्री हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम देखें, ये वाला, ये 3T/4, इस 3T/4 पे करंट का फेज कितना हो चुका है, 3T/4 पे करंट का फेज हो चुका है 180 डिग्री, और वोल्टेज का फेज हो चुका है 270 डिग्री, अब 200 ऑन। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि हर पॉइंट पे वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। ठीक हो गया, ये टी टाइम आ गया, तो हर पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है। अब इसी की अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास करंट, लाइक इस तरह से, दिस इज करंट, और वोल्टेज क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे है तो वोल्टेज आ जाएगी वर्टिकल एक्सिस पे अपवर्ड, तो ये वोल्टेज आ गई अपवर्ड। और वोल्टेज का देखें, वोल्टेज का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा मैंने ड्रॉ किया है, बड़ा वाला वेक्टर ड्रॉ किया है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है वहां से भी कि वोल्टेज जो वो करंट से ज्यादा ही होती है स्केल के मुताबिक। और कैसे ज्यादा होती है, ये एसी थ्रू कैपेसिटर जब मैंने करवाया था वहां पे मैं आपको बता चुका हूँ कि वोल्टेज जो है
वो कितनी होती है हमारी एसी वोल्टेज 220 वोल्ट, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं उनका करंट सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का, वो भी कितना होता है, ऑलमोस्ट 4 एम्पेयर तक, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं। हाँ, एसी जो है उसका करंट काफी ज्यादा होता है, वो तकरीबन 8-9 एम्पेयर तक चला जाता है। और वो जो मोटर वो जमीन के अंदर जो होती है बोरिंग वाली मोटर, जिसको मिसाइल मोटर कहते हैं, लंबी सी जो मोटर होती है मिसाइल मोटर, उसका करंट ये है कि उसका एसी से भी ज्यादा होता है जब वो स्टार्ट होती है, लेकिन उसका भी कितना होता है स्टार्टिंग के टाइम पे 11 एम्पेयर्स, उसके बाद वो भी कम हो जाता है, जब वो चल पड़ती है तो फिर कम हो जाता है, लेकिन स्टार्ट वो भी 11 एम्पेयर से होती है। लेकिन देख लें करंट 11 एम्पेयर और वोल्टेज 220 वोल्ट, तो वोल्टेज तो करंट से स्केल के मुताबिक ज्यादा ही होगी ना, तो इसलिए उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी फिर जाहिर सी बात है उसका वेक्टर भी ग्रेटर वेक्टर ड्रॉ होगा। ठीक हो गया, कोई मसला है तो पूछ लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखें अभी अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, Vm इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम, अभी इस इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था। ऐसे थी ना इक्वेशन, V इक्वल टू ये आया था ओमेगा एल आई एम, और ये था कॉज ऑफ ओमेगा टी, और अगले स्टेप में हमने इसको क्या लिखा था, ये लिखा था Vm कॉज ऑफ ओमेगा टी, और वहां पे मैंने कहा था सिंस Vm इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम, ओमेगा एल आई एम ये जो पूरे का पूरा कांस्टेंट है, इसको नए कांस्टेंट का हमने नाम दे दिया, Vm का नाम दे दिया। ठीक हो गया, तो वहां से ये इक्वेशन आई है। अच्छा अब इस चीज को जरा देखिएगा, हमें पहुंचना है रिएक्टेंस तक, और रिएक्टेंस क्या होती है, लास्ट टाइम आपको बताया था कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर थी तो हमने क्या कहा था कि कैपेसिटर जितनी ऑपोजिशन देता है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो अब हम कहेंगे इंडक्टर एसी के फ्लो में जितनी ऑपोजिशन देता है। ठीक होगा, और इसी तरह रेजिस्टेंस जो होती थी हमारे डीसी सर्किट में, वो रेजिस्टेंस भी तो यही होती थी करंट के फ्लो में ऑपोजिशन, तो उसके लिए हमने ओहम्स लॉ लिखा था, वो क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R क्या बनेगा, R इक्वल टू V बाई आई। तो अब यहाँ पे हमने रिएक्टेंस को डिफाइन करना है, ऑपोजिशन को डिफाइन करना है, तो V बाई आई करके बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो देखें जरा, ये VM बाई आई एम ये लिखा मैंने, और बाकी ओमेगा एल को उधर ही रहने दिया। अब Vm बाई आई एम क्या होता है, ये होती है ऑपोजिशन, दिस इज ऑपोजिशन टू AC बाय इंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो बाय इंडक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। और अगले स्टेप में ये सारी की सारी जो ऑपोजिशन, ये इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी मैंने लिख दी है, ऑपोजिशन टू AC बाय इंडक्टर, इसको कहा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, XL से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से। तो ये मैंने लिख दिया XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई इंडक्टिव रिएक्टेंस। थोड़ा सा फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखा जाएगा, XL इज इक्वल टू 2πfl। ले जी, ठीक हो गया, अब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने यहां से कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है। अब आप लोगों से मेरा यहाँ पे सवाल है, आप लोगों से मेरा सवाल है कि मुझे ये बताएं कि इंडक्टर में से AC ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा या DC? जी, AC आसानी से फ्लो करेगा या DC? ये क्या एक एक करके सारी गायब हो गई हैं, हद हो गई है। अच्छा चलें, बताएं अब AC आसानी से फ्लो करेगा DC? क्या हो गया, मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। देखें, अच्छा देखें, पहले ये देखें रिएक्टेंस किसकी कम है, चलें पहले मुझे ये बताएं रिएक्टेंस किसकी कम है, AC की रिएक्टेंस कम है या DC की रिएक्टेंस कम है? रिएक्टेंस मींस ऑपोजिशन, व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टर ये
रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज ऑपोजिशन, ये AC कहा की। जाता। हाँ बताएं किसकी रिएक्टेंस कम है, एसी की या डीसी की? मुझे ही बताना पड़ेगा जी भी। चलें अच्छा, अच्छा ये बता दें चलें, फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, एसी की या डीसी की? हाय हाय, ये देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, और यहां पे लिखता हूं फ्रीक्वेंसी